कल मैंने चर्चा किया था कि मोहम्मद गोरी ने गजनी को केंद्र मानते हुए भारत को विभिन्न क्षेत्रों को जीतने की योजना बनाई। मोहम्मद गोरी के द्वारा न सिर्फ भारत के विभिन्न क्षेत्र को विजित किया गया बल्कि तुर्क सत्ता की स्थापना की नींव भी भारत में डाली गई। तो इस कल मैंने यह भी चर्चा किया था कि भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण का नेतृत्वकर्ता जहां महमूद गजनवी था, वहीं द्वितीय चरण का नेतृत्वकर्ता मोहम्मद गोरी था। हम देखते हैं कि यद्यप तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में देखने को मिलता है, किंतु दोनों चरणों का अपने अलग अलग उद्देश्य भी रहे। प्रथम चरण के तहत महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य जहां भारत की धन संपदा को लूट करके मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना था, वहीं मोहम्मद गोरी का उद्देश्य गजनी का केंद्र मानते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों को विजित कर भारत में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना सुनिश्चित करना। ठीक, तो कल मैंने चर्चा किया था कि किस प्रकार मोहम्मद गोरी ने गजनी को केंद्र मानते हुए भारत को विभिन्न क्षेत्रों को विजित किया और विजित क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख करने हेतु अपने अधिकारियों की नियुक्ति की। और मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उसके जो अधिकारी थे उनके द्वारा किस प्रकार सल्तनत की रूपरेखा निर्मित की गई, जरा उसके संदर्भ में हम जानने से पहले सबसे पहले हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि जो तुर्क आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया उसका भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ा, उसका परिणाम क्या रहा। जब हम तुर्क आक्रमण का भारत के राजनीतिक परिणाम के संदर्भ में अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि तुर्कों के आक्रमण का परिणाम यह रहा कि भारत में पहली बार एक केंद्रीय शासन व्यवस्था पुनः स्थापित हुई। भारत में पुनः एक केंद्र की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि तुर्क आक्रमण होने से पूर्व भारत में छोटे छोटे राज्य विद्यमान थे। कहने का आशय है कि यहां एक तरह से जो छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में थे, ये राज्य न केवल आपस में संघर्षरत थे बल्कि सामंती व्यवस्था इस समय यहां पर चरम पर थी। ठीक, कहने का आशय यह है कि तुर्क आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीति का जो खोखलापन था, यानी कि जो यहाँ का सामंती व्यवस्था थी, वह सिर्फ न केवल छोटे छोटे राज्यों के रूप में अस्तित्व में विद्यमान थी बल्कि ये राज्य आपस में संघर्षरत भी थे। ठीक, किंतु तुर्क आक्रमण का परिणाम यह रहा कि सामंती व्यवस्था का जहां एक तरफ अंत हुआ, वहीं भारत में पुनः केंद्र की शासन व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित हुई। ठीक, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है, हिंदू वर्ण व्यवस्था की जटिलता के कारण जो यहां की जाति प्रथा थी वह कठोर थी। जाति प्रथा के कठोर होने के कारण भारतीय सेना में तुर्क आक्रमण के पूर्व भारतीय सेना में कुछ वर्ग विशेष लोगों को ही सैनिक के रूप में नियुक्ति की जाती थी। यानी कि सैनिक के पद पर चयन जो होता था, एक तरफ जहां वंशानुगत होता था, वहीं कुछ वर्ग विशेष के लोग की नियुक्ति सेना सैनिक के रूप में की जाती थी। ठीक, किंतु तुर्क आक्रमण का परिणाम यह रहा कि यह व्यवस्था टूटी, यानी कि अब सेना में सैनिकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाने लगी। साथ ही जो भारत में रथ सेना व हस्त सेना का महत्व था, वह महत्व अब कम हुआ, क्योंकि तुर्क आक्रांताओं के समक्ष जो भारतीय शासकों के रथ सेना व हस्त सेना वाली सैन्य व्यवस्था थी वह अप्रासंगिक साबित होने लगी। उसका कारण यह था कि तुर्क आक्रमण के साथ आए जो घोड़े पर सवार तुर्की तीरंदाज थे, वे भारत की जो रथ सेना व हस्त सेना परंपरागत जो सेना थी उसके समक्ष ज्यादा कारगर साबित हुए। कहने का मतलब यह है कि अब भारतीय सेना में एक तरफ जहां रथ सेना व हस्त सेना का महत्व कम हुआ, वहीं घुड़सवार सेना का महत्व बढ़ा। ठीक, आर्थिक क्षेत्र पर जब हम ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि तुर्क आक्रमण का परिणाम रहा कि तुर्कों के आगमन के साथ ही भारत में चरखे का आगमन भी हुआ, और भारत में चरखे का आगमन होने से भारत के वस्त्र के उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही तुर्कों के आगमन के साथ ही ईरानी रहट भी लोकप्रिय हुआ भारत में। ईरानी रहट जानते हैं क्या होता है? रहट एक चमड़े का बैग होता है, थैला। रहट चमड़े का एक बैग अथवा थैला होता था जिसे रस्सी के सहारे कुएं में डाला जाता था और बैल के माध्यम से रस्सी के माध्यम से उस चमड़े के थैले से पानी निकाला जाता था।
इस ईरानी रहट के आ जाने से जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं विकसित हुए थे वहां पर कृत्रिम सिंचाई के साधन भी विकसित हुए। कृत्रिम सिंचाई के साधन विकसित होने से जो उत्पादन था, जो कृषि उत्पादन था, उसमें भी वृद्धि हुई। साथ ही हम देखते हैं कि तुर्कों के आगमन के साथ ही भारत में रेशम का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। यद्यपि रेशम का जन्म स्थान चीन, रेशम का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? चीन को माना जाता है। रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहां हुआ था? चीन में हुआ था। किंतु भारत में जब तुर्क लोग आए तो वे रेशम उत्पादन की तकनीक भी अपने साथ लेकर के आए थे। 15वीं शताब्दी में हम देखते हैं, 15वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि चीनी यात्री महुआन ने भारत की यात्रा की और उसने अपने यात्रा वृतांत में बताया कि जिस समय मैंने भारत की यात्रा की थी उस समय बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, रेशम के कीड़े पाले जाते थे। महत्वपूर्ण यह है कि रेशम तुर्क आगमन मतलब महुआन के आने के पूर्व ही भारत रेशम का न केवल महत्वपूर्ण उत्पादक देश था बल्कि महत्वपूर्ण निर्यातक देश के रूप में भी तब्दील हो चुका था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो तुर्कों के आगमन के साथ ही भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ और कागज की पहली पांडुलिपि 1224-25 ईस्वी में गुजरात में तैयार की गई थी। कहां तैयार की गई थी? गुजरात में। ठीक, तो मैंने कहा तुर्कों के आगमन का परिणाम यह रहा कि भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ और कागज की पहली पांडुलिपि 1224-25 ईस्वी में कहां तैयार की गई थी? गुजरात। ठीक, साथ ही तुर्कों के आगमन के कारण ही भारत में कपड़े पर छपाई की तकनीक भी आई। भारत में कपड़े पर छपाई की तकनीक भी आई। उसका परिणाम यह रहा कि भारत में अब उच्च कोट के वस्त्र भी निर्मित होने लगे थे। सामाजिक संदर्भ, जब सामाजिक व्यवस्था पर हम देखते हैं तो सामाजिक व्यवस्था पर भी तुर्क आक्रमण का सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। इस संदर्भ हम देखते हैं कि तुर्क आक्रांताओं के साथ ही भारत में सूफी संतों का आगमन हुआ। इन सूफी संतों ने इस्लाम धर्म की एक मानवीय छवि भारतीय जनमानस के समक्ष प्रस्तुत की। मैंने पहले बताया हिंदू वर्ण व्यवस्था जटिल होने से यहाँ की जो जाति व्यवस्था थी कठोर थी। यहाँ समाज में चारों तरफ छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव विद्यमान था। ऐसे में सूफी संत जब भारत में आए तो उन्होंने अपने उपदेशों में भाईचारा, एकता, समानता का संदेश भी देना प्रारंभ किया। ऐसे में जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में निचला तबका था, यानी कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो निचली जाति से संबंधित लोग थे, उनके द्वारा बड़ी मात्रा में इस्लाम धर्म स्वीकार किया जाने लगा। जब भारत का निचला तबका इस्लाम धर्म के भाईचारा, एकता, समानता के भाव से प्रभावित होकर के इस्लाम धर्म ग्रहण करने लगा तो ऐसे में जो भारत के भक्ति आंदोलन के संत रहे या भारत के जो समाज सुधारक रहे उनके द्वारा भी प्रतिक्रिया हुई, यानी कि उन्होंने भी हिंदू धर्म में विद्यमान जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी कुरीतियां जो समाज में विद्यमान थी उनको दूर करने का प्रयास किया। न सिर्फ उनको दूर करने का प्रयास किया बल्कि हिंदू धर्म का दरवाजा सभी जाति धर्म पंथ के लिए खोल दिया। साथ ही इसका एक प्रभाव और भी हम देखते हैं कि सूफी संत जब भारत में आए तो उन्होंने, सूफी संत जिस क्षेत्र से आए थे मूलतः वे फारसी भाषा ही जानते थे। जब सूफी संत आए तो यदि उन्हें अपना उपदेश देना होता था तो उन्हें संप्रेषण के लिए एक सामान्य माध्यम की आवश्यकता थी। और तो सूफी संत, चूंकि हिंदुस्तान तो यहाँ फारसी भाषा तो पहले से प्रचलित थी नहीं, तो ऐसे में सूफी संत जब आए तो उन्होंने, चूंकि वे फारसी भाषा को ही जानते थे, तो जब सूफी संतों ने फारसी भाषा के साथ साथ हिंदी बाहुल्य शब्दों का प्रयोग प्रारंभ किया, उससे एक नई भाषा का जन्म हुआ। उसे किस भाषा के नाम से जाना जाता है? उर्दू भाषा के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए उर्दू भाषा का जन्म कहाँ हुआ तो कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। कब हुआ था? जब सूफी संत भारत आए और सूफी संत चूंकि फारसी भाषा जानते थे और ऐसे में भारतीय जनमानस को संबोधित करने के लिए, यानी इस्लाम धर्म का उपदेश देने के लिए उन्होंने जब हिंदी बाहुल्य शब्दों का प्रयोग प्रारंभ किया, किसके साथ? फारसी भाषा के साथ। तो फारसी भाषा व हिंदी
भाषा के समन्वित प्रयोग से किस भाषा का जन्म हुआ? उर्दू भाषा का जन्म। क्लियर? साथ ही कुछ सूफी संतों ने जो हिंदू पद्धतियां थी उनको स्वयं स्वीकार किया और कुछ भक्त संतों ने भी सूफी संतों की पद्धतियों को स्वीकार किया। इससे क्या हुआ? भारत में एक समन्वित संस्कृत के विकास की रूपरेखा भी निर्मित हुई। जैसे सूफी संतों ने हिंदू धर्म पद्धति में विद्वान, व्रत, योग, गुरु की पूजा जैसी परंपराओं को ग्रहण किया। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश के शासकों ने कुल 320 वर्षों तक शासन किया था। ये 5 राजवंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश के सुल्तानों ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। तुगलक वंश के सुल्तानों ने 1320 से 14 ईस्वी तक शासन किया था। और सैयद वंश के सुल्तानों ने 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया था। इसी तरह लोधी वंश के सुल्तानों ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। यहां से अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है, यहां से भी इस टेबल से भी सवाल अक्सर बनते रहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा? सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? तो हम देखते हैं सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया है? तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया है। इसी तरह यह भी सवाल बन सकता है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? तो कौन सा वंश है? खिलजी वंश। ठीक, इसी तरह यहां से अनेक सवाल बनते हैं। जैसे यह भी सवाल एक बार पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले सुल्तानों में किसने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया था? जब सर्वाधिक लंबे समय तक शासन की बात आती है तो हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कि लोधी वंश का सुल्तान जो बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था। बहलोल लोधी ने कुल 38 वर्ष शासन किया था। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक ने कुल 37 वर्ष तक शासन किया था। अगर इन सवालों के अतिरिक्त एक सवाल यह भी बनता है कि वह कौन सा सुल्तान था जो सर्वाधिक उम्र में सुल्तान बना था? तो वह खिलजी वंश का संस्थापक जो जलालुद्दीन खिलजी था, वह सर्वाधिक उम्र में दिल्ली का सुल्तान बना था। जब वह दिल्ली का सुल्तान बना था उस समय उसकी उम्र 70 वर्ष थी। ठीक, तो इस टेबल से तमाम तरह के सवाल बनते रहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापित प्रथम वंश कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक है? 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। इस वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि मोहम्मद गोरी का एक दास अधिकारी था, मोहम्मद गोरी क्या था? दास अधिकारी, दास था। ऐसे में ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक विद्वान है डॉक्टर हबीबुल्लाह। डॉक्टर हबीबुल्लाह महोदय ने गुलाम वंश के शासकों को मामलूक वंश कह करके संबोधित किया। क्या कहा है? मामलूक वंश। मामलूक वंश। मामलूक का आशय यह है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, अर्थात इसका आशय यह है कि वे दास जिनके माता पिता स्वतंत्र हैं किंतु उनके पुत्र यानी स्वतंत्र माता पिता की जो संतान है वह किसी न किसी कारण से दास बन गए। तो जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास होते थे उन्हें हबीबुल्लाह महोदय ने किस वंश के नाम से संबोधित किया है? मामलूक वंश कह करके संबोधित किया है। जबकि आधुनिक विद्वान है वे गुलाम वंश के सुल्तानों को आरंभिक तुर्क शासक कह करके संबोधित किया है। यहां अक्सर सवाल पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने गुलाम वंश के शासकों को मामलूक वंश कह करके संबोधित किया है? तो कौन है? डॉक्टर हबीबुल्लाह। ठीक, फिर यह भी सवाल बन सकता है कि आधुनिक विद्वान गुलाम वंश के सुल्तानों को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो किस नाम से संबोधित करते हैं? आरंभिक तुर्क सुल्तान। ठीक, अब जरा गुलाम वंश, मैंने बताया गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। जरा आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं।
तो मैंने अभी चर्चा किया कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, ऐसे में इसके द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में जब हम देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत के सुल्तान के पद पर कब से कब तक कार्य किया था? 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक, यानी इसने कुल लगभग 4 वर्ष शासन किया था। ठीक, अब देखते हैं कि जो तुर्क लोग होते थे, इनकी कुल कितनी नस्ल थी? 64 नस्ल थी। तुर्कों की कुल कितनी नस्ल थी? 64 नस्ल थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसी तुर्कों में से ऐबक नस्ल का था। ठीक है, मैंने कहा कि तुर्कों की कुल 64 नस्ल थी और कुतुबुद्दीन ऐबक नस्ल का था। ठीक, अब ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। मैंने पहले भी चर्चा किया, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक दास अधिकारी था।
मोहम्मद गोरी ने ऐबक की सैनिक योग्यता एवं कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए मोहम्मद गोरी ने ऐबक को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। ठीक, मोहम्मद गोरी ने प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक की सैनिक योग्यता एवं कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर आखुर का पद यानी अश्वशाला के प्रधान के पद पर नियुक्त किया था। ठीक, साथ ही 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के पश्चात जब मोहम्मद गोरी वापस गजनी गया तो उसके द्वारा जो विजित भारतीय प्रदेश थे, उन विजित भारतीय प्रदेशों की देखरेख करने हेतु मोहम्मद गोरी ने अपने एक दास अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। कहने का आशय यह है कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके गजनी गया था, उस समय भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। जिस समय ऐबक मोहम्मद गोरी के द्वारा विजित भारतीय क्षेत्रों के शासन की देखरेख कर रहा था, उस दौरान ऐबक ने दिल्ली को अपना मुख्यालय बनाते हुए मोहम्मद गोरी के द्वारा विजित भारतीय क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना भी प्रारंभ कर दिया था। क्लियर हुई बात? ठीक, फिर पुनः हम देखते हैं कि 15 मार्च 1206 ईस्वी को जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, उसके 3 महीने पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों का कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। ठीक, यानी जून 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों का शासक बना। ठीक, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर को बनाई थी। ऐबक ने मलिक व सिपह सलार के पद पर रहते हुए कार्य किया था। मलिक व सिपह सलार के पद पर रहते हुए कार्य किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने न ही सुल्तान का पद धारण किया, न ही अपने नाम की मुद्राएं जारी की थी, न ही अपना नाम खुतबे में पढ़ाया था, न ही अपने शासन की अनुमति भी खलीफा से प्राप्त की थी। ठीक, और मैंने पहले भी चर्चा किया कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत किसी भी दास को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं। जब किसी भी दास को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं है और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की दास्ता से अभी तक मुक्त नहीं हुआ है, तो क्या यह सुल्तान के पद को धारण कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन के प्रारंभिक दौर में मलिक व सिपह सलार जैसी उपाधियों के साथ शासन करना प्रारंभ किया था। ठीक, साथ ही किंतु बाद में भाई इसे यह भी कहा जाता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। और यह भी सवाल उठता है कि जब तक मोहम्मद गोरी से दास्ता से मुक्त नहीं कर देता, तब तक यह जो है सुल्तान का पद भी धारण नहीं कर सकता। किंतु बाद में हम देखते हैं कि 1208 ईस्वी में गजनी की जनता के आमंत्रण पर कुतुबुद्दीन ऐबक कहां गया? गजनी गया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1208 ईस्वी में गजनी गया, उसी समय मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त किया, साथ ही सुल्तान की उपाधि भी प्रदान की। ठीक, क्लियर हुई बात? यानी कि जो गयासुद्दीन महमूद मोहम्मद गोरी का भतीजा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के गजनी जाने पर इसी गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को न केवल दास्ता से मुक्त किया, बल्कि ऐबक को सुल्तान की उपाधि भी प्रदान की। अब प्रथम सुल्तान बना कि नहीं बना? दास्ता से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुई बात? ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय लाहौर को राजधानी बना करके शासन कर रहा था, उस दौरान उसने साम्राज्य विस्तार की जगह विजित भारतीय प्रदेशों के कानून व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। यानी कि उसने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, बल्कि उसकी जगह जो मोहम्मद गोरी के द्वारा विजित भारतीय क्षेत्र थे, वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दिया। साथ ही अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के वरिष्ठतम दास अधिकारी
तथा गजनी के शासक। मोहम्मद गोरी का वरिष्ठतम दास अधिकारी कौन था? ताजुद्दीन यल्दौज था, और ताजुद्दीन यल्दौज ही वर्तमान समय में गजनी का शासक था। ठीक, मैंने पहले भी चर्चा किया था, मोहम्मद गोरी की कोई संतान थी नहीं। ठीक, वह स्वयं कहा करता था कि सबकी 2 या 3 संतानें हो सकती है, मेरी तो हजारों संतानें हैं। वे अपने दासों को, जो मोहम्मद गोरी के दास हुआ करते थे, उन्हीं को अपने पुत्र के बराबर मानता था। तो मैंने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के वरिष्ठतम दास अधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से जहां स्वयं विवाह किया, वहीं मोहम्मद गोरी की एक दूसरे दास अधिकारी नासरुद्दीन कुबाचा, दूसरा दास कौन था मोहम्मद गोरी का? नासरुद्दीन कुबाचा। यह जो नासरुद्दीन कुबाचा था, इस समय सिंध व मुल्तान का प्रभारी भी था। यानी कि एक तरफ जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के वरिष्ठतम दास अधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह किया, वहीं मोहम्मद गोरी के दूसरे दास नासरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह भी किया था। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं अपने स्वयं के महत्वाकांक्षी दास इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। ठीक, और कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं, जैसे हसन निजामी फक्र मुदब्बिर जैसे विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहा करते थे। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफना दिया गया था। इसी तरह कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैंने पहले भी चर्चा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्कों की ऐबक नस्ल से संबंधित था। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण यह था कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, वह गरीबों, असहायों व जरूरतमंदों की उदारता पूर्वक दान दिया करता था। इसी उदारता पूर्वक दान दिए जाने के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श। अब इसी उदारता को देखते हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक की इसी उदारता को देखते हुए मिनहाज उस सिराज जिसकी रचना तबकाते नासरी है, और इसी रचना में मोहम्मद गोरी द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों का वर्णन भी किया गया। यानी मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत के किन किन क्षेत्रों को विजित किया था, इसकी जानकारी हमें मिनहाज उस सिराज की रचना तबकाते नासरी से प्राप्त होती है। तो मिनहाज सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता को देखते हुए इसे हातिम ताई कह करके भी संबोधित किया है। ठीक, इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का पाठ अत्यंत सुरीली आवाज में किया करता था, जिसके कारण इसे कुरान खां भी कहा जाता है। साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक हाथियों का उदारता पूर्वक दान दिया करता था, इसीलिए इसे पील बख्श भी कहा जाता है। साथ ही इसकी एक अन्य उपाधि थी ऐबकेसल। ऐबकेसल होता है, ऐबकेसल का अर्थ होता है हाथ से लूला। ठीक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अगला जो सुल्तान बनता है उसका नाम है आराम शाह। क्या नाम है? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह ने कुल 8 माह शासन किया था। कितने माह शासन किया था? 8 माह। महत्वपूर्ण यह है कि आराम शाह के संदर्भ में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। यह सही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात अगला सुल्तान आराम शाह बना था, किंतु यह आराम शाह कौन था, इसके संदर्भ में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। कुछ विद्वान जहां कहते हैं कि जो आराम शाह था, जो यह आराम शाह था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का भतीजा था। ठीक, तो कहने का आशय यह है कि कुछ विद्वान एक तरफ जहां यह कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कोई पुत्र नहीं था, उसकी सारी पुत्रियां ही थी, वहीं कुछ विद्वान कहते हैं आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र भी था। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहे कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था कि नहीं था, क्योंकि जहां सवाल
के संदर्भ विवाद होता है, जो विवादित सवाल होते हैं, ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते। किंतु यदि सवाल आपसे पूछ ले आरंभिक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का क्रम, तो पहला सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा सुल्तान कौन है? आराम शाह। तो क्रम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात अगला सुल्तान कौन बना? आराम शाह बना। ये क्रम मत भूलिएगा, ठीक? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह ही सुल्तान के पद पर विराजमान होता है। अब यहां आराम शाह सुल्तान बना है, इस संदर्भ में सभी विद्वान एक मत हैं, किंतु आराम शाह कौन था इसके संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं। तो इतिहास में देखते हैं जहां भी कंट्राडिक्शन की स्थिति होती है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक? और इस आराम शाह, तो यानी मैंने कहा कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह ने कुल 8 माह तक शासन किया था, और जिस समय यह शासनरत था उस समय दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे, इन तुर्क अमीरों ने आराम शाह को वंशानुगत रूप से उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। साथ ही बदायूं के इख्तियार इल्तुतमिश को सुल्तान के पद का नेतृत्व ग्रहण करने हेतु आमंत्रित किया, और पुनः इल्तुतमिश ने आराम शाह के विरुद्ध अभियान किया, और अभियान करने के उपरांत इसी आराम शाह को जूद के मैदान में इल्तुतमिश ने पराजित करके दिल्ली का सुल्तान बनने में सफल रहा। क्लियर हुई बात?